नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के संस्थापक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक जानकारी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य एक प्रकार का इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था दोस्तों, जो कि 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत की डेट है 1526 में ये भारत में शुरू हुआ था दोस्तों। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। दोस्तों, बाबर ने जो है इसकी स्थापना की थी भारत में। उसका जो रियल नाम था वो था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद। एक्चुअली जो जहीरुद्दीन मोहम्मद है, यह नाम उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो थोड़ा असभ्य और असंस्कृत लोग थे, तो इसीलिए उसका नाम बाबर रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट है, बाबर और अन्य जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो या तो तुर्क थे या फिर सुन्नी मुसलमान थे दोस्तों। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही साथ पद पातशाही की स्थापना भी की थी दोस्तों। पद पातशाही है क्या? जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मतलब एक प्रकार का एक पद है जिसका नाम है पद पातशाही, जिसके तहत जो भी शासक बनेगा उसे बादशाह कहा जाएगा दोस्तों। तो इसकी भी स्थापना बाबर ने करी थी। तो आइए जानते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के बारे में आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बाबर के जन्म के बारे में। तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में। मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य में हुआ था, जहाँ के इसके पिता, जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, उस फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे दोस्तों। तो यहीं पे इसका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में। और दोस्तों, बाबर भी उस फरगाना नामक छोटे राज्य का शासक बनता है। तो ये बनता है आपका 8 जून 1494 ईस्वी में, यहाँ की गद्दी पर बैठता है। और इसके अलावा यह जो है तैमूर, जो कि तुर्क था, और चंगेज़ खान, जो कि मंगोल था, इसका भी वंशज था दोस्तों बाबर, जो कि हमने दिल्ली सल्तनत वाले में पढ़ा भी था, जो मंगोलों के बारे में। तो उसमें जो चंगेज़ खान था उसी का वंशज ये था, और तैमूर का भी। इसके अलावा इसने सन 1504 ईस्वी में काबुल और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर ने 1504 में जीता था काबुल को और 1507 में जीता था कंधार नामक स्थान को। और दोस्तों, जब इसने 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था तो इसने बादशाह की उपाधि भी धारण करी थी, जैसे कि पद पातशाही का स्थापक इसको बोला जाता है, बादशाह। तो इसी ने खुद को ये उपाधि धारण कराई थी 1507 के युद्ध के पश्चात, और अब तक किसी भी तैमूर शासक ने यह धारण नहीं किया था। तो ये भी इतिहास का एक पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा अगर बाबर के पुत्रों की बात करें तो इसके 4 पुत्र बताए जाते हैं: हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, अस्करी और हिंदाल। और इसके अलावा दोस्तों, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम जो आक्रमण था, पहला आक्रमण था, वो 1519 में किया था। 1507 में जब इसने बादशाह की उपाधि धारण करी, उसके बाद 1519 में इसने भारत में पहला आक्रमण किया, जो कि यूसुफजई जाति के विरुद्ध था दोस्तों, और जिसमें इसने बाजौर और भेरा नामक 2 स्थानों पर अधिकार कर लिया था 1519 में। तो ये इसका पहला आक्रमण था। चलिए अब हम जान लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए सबसे इम्पोर्टेंट युद्धों के बारे में। तो पहला युद्ध है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम संस्थापक जो था, इन दोनों के बीच हुआ था, और बाबर इसमें विजयी हुआ था, और यहीं से इसने अपने मुगल वंश की नींव रखी थी दोस्तों। इससे पहले की थोड़ी सी बात करें तो बाबर को एक्चुअली में क्या लगता था कि जो दिल्ली की सल्तनत है वहाँ पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तैमूर लंग का भी शासन हुआ था वहाँ पे, बट उसके बाद लोदी राजवंश ने वहाँ पे
सत्ता हथियाली थी, जो कि हमने लोदी वंश में पढ़ा भी था। तो हुआ क्या उस टाइम पे, बाबर को लगता था कि तैमूर वंशियों का दोबारा से यहाँ पर शासन होना चाहिए, तो एक तैमूर वंशी होने के कारण वो जो है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। तो उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी जो था उसको अपनी इच्छा से अवगत कराया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया, जवाब में मना कर दिया था। तो इसीलिए जो बाबर ने धीरे धीरे वहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने कंधार पर आक्रमण किया, जो कि इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था। तो वहाँ से उसने फिर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। इसकी डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और दोस्तों यह युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। दोस्तों जो राणा सांगा है वो मेवाड़ का शासक था और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। दोस्तों बाबर ने पहले यानी पानीपत वाले ही कुछ युद्ध प्रणालियों का यहाँ पे जो है दोबारा से उपयोग किया था, तो उसी से जो है बाबर पुनः इस युद्ध को भी जीत लेता है। और यहीं से बाबर ने यह सोचा कि अब वो भारत में ही रहेगा, और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने भी दिया था। नेक्स्ट युद्ध है तीसरा, चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में होता है मेदिनी राय और बाबर के मध्य। मेदिनी राय जो है चंदेरी का शासक था दोस्तों उस टाइम पे, जिसने खानवा का युद्ध राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को, जिसमें बाबर पुनः इस युद्ध को भी जीत लेता है। इसके पश्चात अंतिम युद्ध है चौथा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घाघरा का युद्ध या फिर घग्गर का युद्ध भी बोलते हैं। तो इस युद्ध में अफगानों और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ है 6 मई सन 1529 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध में अफगान हार गए और बाबर इस युद्ध में बाबर ही विजयी रहता है, यानी कि चारों के चार युद्ध बाबर ने अच्छे से जीते थे। कुछ अन्य पॉइंट देखें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें अगर तुलुगमा युद्ध नीति की, तो ये एक प्रकार की उज्बेकिस्तान की युद्ध प्रणाली है, जिसके तहत सेना क्या करती है, शत्रु के विरुद्ध शत्रु को एक बार घेरती है और एक साथ जो है युद्ध करती है, और अगर शत्रु ज़्यादा ही शक्तिशाली रहा तो वह वहाँ से भाग निकलती है। तो इस प्रकार की युद्ध नीति है दोस्तों। और तोप खाने मीन्स बारूद और तोप का प्रयोग इसने पहली बार किया था। तो भारत में सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग भी इसी युद्ध में हुआ था। तो ये दो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा उसने दो प्रसिद्ध निशानेबाज, जिसका नाम एक था मुस्तफ़ा और दूसरा उस्ताद अली, ने भी पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो उसके पास दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, इन दोनों का नाम आपने सुना भी होगा, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। इन्होंने भी पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट, बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसको एक उपाधि मिली कलंदर। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। एक्चुअली जब खानवा का युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो उस समय पे बाबर ने क्या किया, जितने भी उसके पास सैनिक थे, लगभग 2 लाख मुगल सैनिक थे, तो उनके लिए उसने क्या किया, उस समय शराब पीना और बेचने पर प्रतिबंध लगाया, जिससे वहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए, उत्साह वहाँ पे सैनिकों को बढ़ाने के लिए यह किया। और साथ ही साथ उसने जो है जो मुस्लिम उसके सेना में थे उनके लिए उसने तमगा कर लेने से मना करने के लिए घोषणा कर दी। तमगा बेसिक रूप से एक प्रकार का व्यापारिक कर था दोस्तों, जो उस समय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमगा कर किसने मुक्त किया था, तो बाबर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद युद्ध में जो बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि पहली बार उसने धर्म युद्ध का नारा दिया था इसी युद्ध के पश्चात। और इस युद्ध में विजय होने के बाद उसने जो है गाजी या फिर दानी की उपाधि भी धारण करी थी, गाजी या फिर दानी। नेक्स्ट, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु होती है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाबर ने बंगाल के शासक जिसका नाम था नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को, जब वो खानवा का युद्ध जीता था, वही डेट है दोस्तों, आप लोग याद रखें इसको। उसी डेट को उसने नुसरत शाह के साथ एक संधि की।
जी हाँ, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए संधि की दोस्तों नुसरत शाह के साथ। यह संधि इस प्रकार से थी कि जो नुसरत शाह था उसने विद्रोहियों को शरण ना देने का वचन इस संधि में दिया था। तो ये डेट आप लोग याद रखना, 5 मई 1529 जब खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर की मातृभाषा थी दोस्तों तुर्की, और इसी भाषा में यानी तुर्की भाषा में उसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा लिखी। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी, किस भाषा में लिखी प्रश्न उठ सकता है, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, बाबर को मुबैया नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुबैया नामक पद शैली। नेक्स्ट है, दरअसल बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी जिसका नाम था सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, तो इसका अनुयायी था दोस्तों बाबर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबर किसका अनुयायी था, तो इसको याद रखिएगा। और अंततः दोस्तों करीब 38 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में जो है आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इसके पश्चात बाबर का जो उत्तराधिकारी बनता है वो उसी का पुत्र हुमायूं बनता है। और इसके बाद हुमायूं के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। दोस्तों इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत की बहुत सारे वीडियोस इंडिविजुअल टॉपिक पे बना रखी हैं। अगर आपने अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको अभी प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले नंबर पे प्लेलिस्ट डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर रखें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों।